बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं लॉ एजुकेशनल एकेडमी चैनल। हम अब आपकी तैयारी करवा रहे हैं आज की वीडियो में लॉ गेट की, सीपीसी की, और आज हम डेफिनेशन क्लास की, इस वीडियो में डेफिनेशन क्लास होंगी। एक चीज़ अपने जहन में रखनी है कि हम जो आपको जो वीडियो रिकॉर्ड करवाया करेंगे, आपने उसकी डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाना है और वहाँ पर जाके देखना, हम आपको उसका पीडीएफ प्रिंट भी साथ देंगे। क्योंकि कई मरतबा इस तरह होता है कि हम बेरेक्ट कुछ और इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके हाथ में कोई पुराना बेरेक्ट हो या कोई और मसला हो तो फिर आप समझे ये तो उसमें लफ्ज़ नहीं है। तो हम इसलिए हर रेलिवेंट जो बेरेक्ट होगा उसकी आपको पीडीएफ कॉपी भी प्रोवाइड करेंगे। आप उसको डाउनलोड भी फ्री कर सकते हैं, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसके लिंक के जरिए आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसका प्रिंट निकलवा कर अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर। इसमें डेफिनेशन क्लास है लॉ गेट के लिए, आपको एक तर्जमा करके बताएंगे इंशाल्लाह। तर्जमे से पहले एक चीज ध्यान में रखें, एक लफ्ज के कई मतलब होते हैं। अब स्टूडेंट कभी ये समझे कि आसिफ ने तो हमें ये वाला मतलब बताया, इसका तो ये मतलब है ही नहीं। नहीं, एक लफ्ज के कई मतलब, हम आपको सिर्फ वो वाला मतलब बताएंगे जो आपकी उस वक्त उस मुतलका लाइन के उस लफ्ज से रेलिवेंट होगा। वो वाला मतलब नहीं बताएंगे कि हाँ जो उसका इररेलिवेंट है, सिर्फ वो मतलब बताएंगे जो उस वक्त उस लाइन पे लागू हो रहा, तो वो वाला मतलब बताएंगे। तो अब अपना टाइम जाया किए बिना अपना स्टार्ट करते हैं। जो सीपीसी है इसका नाम क्या है? सबसे अहम चीज मेरे भाई, अपने जहन से सीपीसी का लफ्ज निकाल दें। मैं सिर्फ आपको बोलने की हद तक लेक्चर में बताऊंगा सीपीसी, क्योंकि अगर मैं सीसीपी कहूंगा या बार बार लफ्जों का कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, वो लंबा होता जाएगा। तो मैं समझाने की गर्ज से सिर्फ सीपीसी कहूंगा, वरना ये लफ्ज लॉ गेट में भूल के जाना। अगर याद भी रखना है तो सीपीसी की जगह पर सीसीपी याद रख लेना, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर याद रख लेना। तो क्या इसका नाम क्या है? सीपीसी नहीं है, ये तो एक निक नेम है, उर्फ आम का नेम है। असल नाम है सीसीपी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो इसमें पहला सवाल जो आपको लॉ गेट में पूछेगा वो ये पूछेगा, इसका नाम कौन से वाला ठीक है? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 ठीक है या कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1909 ठीक है? आप कहेंगे इसका नाम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 ठीक है, 1909 गलत है। अक्सर बच्चे समझते हैं कि 1909 को ये इन्फोर्स हुआ था इसलिए 1909 ठीक है, गलत। इन्फोर्स वाली डेट नहीं इसमें लिखी जाएगी, इसमें लिखी जाएगी जब वो पास हुआ था। तो ये पास कब हुआ था? 1908 को। तो क्या लफ्ज ठीक है? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 ठीक है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1909 गलत है। पहला सवाल ये बना के पूछेगा। दूसरा आपसे पूछेगा कि ये कब पास हुआ? आप कहेंगे ये 21 मार्च को 1908 को, 21 मार्च 1908 को ये पास होता है। वो कहेगा ये इन्फोर्स कब हुआ था? आप कहेंगे ये 1 जनवरी 1909 को इन्फोर्स हुआ था। तो पास कब होता है? 21 मार्च 1908 को पास होता है और 1 जनवरी 1909 को इन्फोर्स होता है। अब आपसे एक और अगला सवाल लॉ गेट में बना के पूछेगा कि ये क्यों आया था। अब इसमें मेरे लफ्जों को गौर से समझना। देखो, एक एक लफ्ज कीमती है, हम आपको एक लाइन तर्जमे से पढ़ा रहे हैं। क्यों? ताकि आप एक मर्तबा ये वीडियो बन गई तो आपकी जिंदगी भर के लिए, हर आने वालों के लिए सदका जारिया हो जाएगी। तो क्या आपसे लॉ गेट में ये पूछेगा ये क्यों आया था? वाई इट केम इनटू फोर्स, ये क्यों आया था? आप कहेंगे ये इसलिए आया था, पहले समझ लें। सीपीसी के आने से पहले वो छोटे छोटे लॉ जो सिविल कोर्टों से, छोटे छोटे लॉ और सिविल कोर्टों के प्रोसीजर से, छोटे लॉ सिविल कोर्ट के प्रोसीजर से, तीन बातें। छोटे छोटे लॉ सिविल कोर्ट के प्रोसीजर से जो ताल्लुक रखते थे वो बिखरे हुए थे। कोई ये लॉ, कोई ये लॉ, कोई इस किताब में, कोई इस किताब में। उन तमाम बिखरे हुए सिविल प्रोसीजर कोड के लॉ को अमेंड करने के लिए, उनमें चेंज करने के लिए और कंसोलिडेट, उनको इकट्ठा करने के लिए आया। तो देखें, अब आपने कौन से लफ्ज याद रखना है? सिविल कोर्ट का लफ्ज ना भूलना। वो आपसे लॉ गेट में कह देगा क्रिमिनल कोर्ट के लॉ को ये कंसोलिडेट और अमेंड करने के लिए, आप कहेंगे नहीं,
सिविल लॉ के, और दूसरा सिर्फ प्रोसीजरल लॉ को। सिविल कोर्ट के प्रोसीजरल लॉ को क्या करने के लिए आया, ये अमेंड करने के लिए आया, उनमें चेंज करने के लिए आया, और कंसोलिडेट उनको इकट्ठा करने के लिए आया। यहां तक आगे समझ। तो यानी सिविल कोर्ट एडजुडिकेटर को, ठीक है जी, उनके प्रोसीजरल लॉ को। आपसे अगला सवाल पूछेगा लॉ गेट में, ये जनरल लॉ है या ये स्पेशल लॉ है या ये लोकल लॉ है? आप कहेंगे ना तो ये स्पेशल लॉ है ना ये लोकल लॉ है, बल्कि ये जनरल लॉ है। क्यों जनरल लॉ है? जनरल लॉ उसको कहते हैं जो एक पूरी रियासत के, पूरे मुल्क के तमाम लोगों पे बैक वक्त लागू होता हो, उसको हम क्या कहते हैं, जनरल लॉ। तो सीपीसी पाकिस्तान के तमाम लोगों पे अप्लाई होता है, तो इसलिए जनरल लॉ है। अगला सवाल पूछेगा कि सीपीसी जो है वो प्रोसीजरल लॉ है या सब्सटेंटिव लॉ है? आप कहेंगे जो सीपीसी है ये प्रोसीजरल लॉ है। इसके देखो नाम से जाहिर है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, तो ये प्रोसीजरल लॉ है। अगला सवाल आपसे लॉ गेट में पूछेगा कि आप ये बताएं कि जो सीपीसी है अगर एक तरफ आ जाए, ये हम आगे भी जाके पढ़ेंगे मगर मैं यहां पर थोड़ा सा बता दूं, अगर एक तरफ स्पेशल लॉ आ जाए और लोकल लॉ आ जाए, उसी के मुखालिफ सीपीसी आ जाए, तो किसकी बात माननी जाएगी? दोनों एक दूसरे के अलग बातें कर रहे, सीपीसी कुछ और कहता है, लोकल और स्पेशल लॉ कुछ और कहता है, किसकी बात माननी जाएगी? तो लोकल और स्पेशल लॉ की बात माननी जाएगी, सीपीसी की बात नहीं माननी जाएगी। तो अब अपने डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं, और तर्जमा सिर्फ वही बताऊंगा कि जो रेलिवेंट होगा, आपकी उस लाइन से मुतलका होगा। तो एक लफ्ज के कई मतलब होते हैं, हमने सिर्फ वो तर्जमा करना है जो रेलिवेंट है। हम इसका सेक्शन पढ़ते हैं। 1 सेक्शन पढ़ने से पहले एक और चीज क्लियर कर लें, सीपीसी वाहिद ऐसी चीज है कि जिसके अंदर दो हिस्से हैं, एक सेक्शन एक ऑर्डर। एक सेक्शन एक ऑर्डर आपसे लॉ गेट में पूछ सकता है, सेक्शन में चेंज कौन करता है और ऑर्डर में चेंज कौन कर सकता है अगर तब्दीली करनी हो? तो आप याद रखना, सेक्शन में तब्दीली पाकिस्तान की पार्लियामेंट करती, यानी लेजिस्लेटिव इदारा सेक्शन में तब्दीली कर सकता है, और जो ऑर्डर हैं उनमें तब्दीली जो करती है, उसमें हर सूबे की मुतलका हाई कोर्ट उसमें तब्दीली करती है। तो सेक्शन में कौन तब्दीली करता है? लेजिस्लेटिव इदारा पार्लियामेंट। और ऑर्डर में कौन तब्दीली करती है? हर सूबे की मुतलका हाई कोर्ट तब्दील करती है। इसलिए आप हर सूबे में पाकिस्तान के जब जाएंगे तो थोड़ी बहुत ऑर्डर में आपको चेंजेस मिलेगी। हर सूबे की अदालत हाई कोर्ट अपनी सहूलत के मुताबिक उसमें थोड़ी सी चेंजेस कर लेती है। अब अपने सेक्शन 1 स्टार्ट करते हैं। हम इसमें डेफिनेशन क्लास पढ़ रहे हैं आज, ठीक है। डेफिनेशन क्लास पहले हम पढ़े प्रीलिमिनरी, इब्तदाइया। पहले सेक्शन पढ़ते हैं शॉर्ट टाइटल, यानी इसका छोटा सा नाम, कमेंसमेंट, कब ये इसका आगाज हुआ, एंड एक्सटेंड, और ये कहां तक फैला हुआ है। यानी पहली सेक्शन में हम 3 चीजें पढ़ेंगे, इसका छोटा नाम शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट ये कब इसका आगाज हुआ यानी कब इन्फोर्स हुआ, एंड एक्सटेंड उसकी हद कहां तक है। दिस एक्ट में बी साइटेड, ये एक्ट कहलाएगा, साइटेड कहलाएगा, इसको मुतारिफ करवाएगा, इसको कहा जाएगा एज द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इसको हम क्या साइट करेंगे, क्या कहेंगे? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ये हमारा था 1 सेक्शन 1, उसकी सब सेक्शन 1 में ये कहा। अब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 में कहा गया इट शैल केम इनटू फोर्स, ये कब इनफोर्स हुआ? ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, जनवरी की पहली तारीख को 1909 को इनफोर्स हुआ। तीसरा, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ द पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान पर अप्लाई होता है। तो क्या इसका नाम क्या है? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 नाम है। ये पूरे पाकिस्तान पे लागू होता है और ये फर्स्ट जनवरी को 1909 को इन्फोर्स हुआ था। अब हम पढ़ रहे हैं लॉ गेट के लिए डेफिनेशंस। डेफिनेशन इतनी कीमती हैं कि इसमें से 2 या 3 सवाल बन जाते हैं, तो इसलिए डेफिनेशन के लफ्ज को समझना है। और सबसे बड़ी बात, सीपीसी की डेफिनेशन का रेलिवेंट नंबर भी याद रखना है। जैसे 2(1) ये कोड को डिफाइन करता है, 2(2) डिक्री को डिफाइन करता है, 2(9) जजमेंट को डिफाइन करता है, 2(14) ऑर्डर को डिफाइन करता है। इसलिए रेलिवेंट नंबर भी याद रखना है। तो हम पढ़ रहे हैं 2(1). तो पहले हम देखते हैं 2 में क्या लिखा है। डेफिनेशन में क्या लिखा है? इन दिस एक्ट, इस एक्ट में, अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट, जब तक कोई चीज मुख्तलिफ ना हो, इन दिस सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट,
इसके सब्जेक्ट से या इसके मतन से। यानी इसमें कहा क्या कहा गया, जब तक सीपीसी खुद कोई मतलब चेंज ना करे तब तक जो डेफिनेशनें दी हैं इनका मतलब यही रहेगा सिंपल वर्डिंग में। तो एक और चीज भी जहन में याद रख ले, मैं आपको समझाने के लिए बैठा हूं, मैं टीचर बनने के लिए नहीं बैठा। तो मैं आपको जो सबसे आसान तरीके का जो लफ्ज होगा ना वो बोल लूंगा। कभी आप ये समझे कि ये वाला लफ्ज तो हमारे दूसरे टीचरों ने नहीं बोला, तो हर टीचर का अपना मेथड है। मैं आपको वो लफ्ज बोल के बताऊंगा जो आपको सबसे आसान तरीन समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या मैंने आसान लफ्ज बताया, जब तक सीपीसी खुद चेंज नहीं करेगी डेफिनेशन और सब्जेक्ट यही वाला, यानी उसकी डेफिनेशन यही रहेगी, ये वाली सिंपल सी बात की गई। अब हम पढ़ते हैं 2.1। 2.1 है कोड के मुतालिक। कोड इंक्लूड रूल्स, कोड में रूल भी शामिल है। पहली बात, लॉ गेट में आपको उलझाकर पूछेगा कोड इंक्लूड ऑर्डर्स, गलत। तो कोड इंक्लूड रूल ठीक है। अब हम पढ़ते हैं 2.2 जो सबसे अहम है, डिक्री। डिक्री किसको कहते हैं पहले समझ लो। जब भी दो पार्टियां अदालत में आती हैं, वो मुकदमा करती हैं, अदालत उनके मुकदमे को सुनकर, उनकी पूरी बातों को सुनकर, उनके राइट को या तो उसी वक्त उनके हक में डिक्री जारी कर देता है। एक के हक में जारी करेगा वो डिक्री होल्डर कहलाएगा, जिसके हक में डिक्री जारी होती है वो डिक्री होल्डर कहलाता है, जिसके खिलाफ डिक्री जारी होती है वो जजमेंट डेटर कहलाता है। तो कोर्ट ने क्या किया, अदालत में बंदे आए, उसने मुकदमा सुना, सुनने के बाद डिक्री जारी कर दी। अब जो डिक्री जारी की, एक के हक में गई वो डिक्री होल्डर बन गया, जिसके खिलाफ गई वो जजमेंट डेटर बन गया। अब ये डिक्री इब्तदाई भी हो सकती है, डिक्री इब्तदाई भी हो सकती है और डिक्री फाइनल भी हो सकती है। इब्तदाई कब होगी, कि जब बाकी मैटर अभी हल नहीं हुआ। एक कोर्ट में समझो कि दो तरह का, आपको लॉ गेट में ये बना के दे सकता है, एक कोर्ट में मुकदमा दायर हुआ, उसका एक हिस्सा, उसके दो हिस्से हैं। एक ये कि इसका कब्जा किस, इसका क्या नाम है, मालिक कौन है, यानी इंटाइटल किसका है, पोजेशन किसकी है, ठीक है। यानी इसके दो हिस्से कि ये किसके कब्जे में है, पोजेशन किसकी है, और दूसरा ये कि इसका जो किराया है वो किसको दिया जाएगा, प्रॉफिट किसको दिया जाएगा। तो मुकदमे के दो हिस्से, एक कि इसका पोजेशन किसकी और दूसरा इसका किराया किसको दिया जाएगा। अदालत शुरू के अंदर ये कह देती है कि पोजेशन जो है ये ए की है, बी की पोजेशन नहीं है। अभी किराए का मसला हल नहीं होता, तो आपसे पूछेगा अभी सिर्फ पोजेशन का मसला हल हुआ तो ये डिक्री कौन सी कहलाई, आप कहेंगे ये डिक्री प्रीलिमिनरी डिक्री कहलाई, ये फाइनल डिक्री नहीं, इब्तदाई डिक्री है, क्योंकि अभी जो किराए का जो मसला पड़ा हुआ वो तो भी बाकी रहता है। तो इसको हम कहते हैं डिक्री। अब इसको देखते हैं, डेफिनेशन में पढ़ते हैं 2.2 लफ्ज जरूर याद रखना, 2.2 डिक्री कहते हैं। डिक्री मीन द फॉर्मल एक्सप्रेशन, लफ्ज फॉर्मल बहुत कीमती है। तो डिक्री क्या है, बाज़ाब्ता इजहार है ऑफ एन एडजुडिकेशन, किसी मुकदमेबाजी का, विच सो फार एज रिगार्ड, जो इस हद तक द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट, के कोर्ट उसका इजहार करे, किसी मुकदमेबाजी का के फैसले का बाज़ाब्ता इजहार करे। कंक्लूसिवली, बड़ा कीमती लफ्ज है, कंक्लूसिवली डिटरमिन, जो मुकम्मल तौर के ऊपर डिटरमिन करती है, तजवीज़ करती है द राइट ऑफ द पार्टी, पार्टियों के हकूक को, विद रिगार्ड टू ऑल, या तो मुकम्मल के मुकम्मल, और एनी ऑफ द मैटर, या उनमें से कुछ, या तो मुकम्मल या उनमें से कुछ, इन कंट्रोवर्सी, के जो मुतनाज़ा हैं, जिन पे मुकदमा चला हुआ है, इन दी सूट, उस मुकदमे में, एंड मे बी एदर प्रीलिमिनरी, या तो वो इब्तदाई होगी और फाइनल, या फाइनल होगी। इट शैल बी डीम्ड, ये भी डिक्री होगी, टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, के प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाए, या ये भी डिक्री होगी। द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को डिटरमिन कोर्ट करती, कब, अंडर सेक्शन 144 दफा सेक्शन 144 के तहत, एंड एन ऑर्डर, या एक ऐसा ऑर्डर अंडर रूल, कौन कौन से रूल के तहत, 60, 98, 99, 101, 103, 60, 98, 99, 101, 103 रूल के तहत, मगर कौन से ऑर्डर के, ऑर्डर 21 के। बट शेल नॉट इंक्लूड, मगर ये वाली डिक्रियां नहीं है, मैं वाक्य समझाता हूं ये आपको, ये वाली डिक्रियां नहीं, कौन सी, एन एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील, एक ऐसा मुकदमाबाजी जिसमें से
अपील निकलती हो एक ऑर्डर से। तो क्या, एन एडजुडिकेशन एक ऐसा मुकदमा फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील, जिसमें से एक अपील के तौर पर निकलती हो, मगर किससे, फ्रॉम एन ऑर्डर, किसी ऑर्डर से, तो ये डिक्री नहीं होता। दूसरा क्या डिक्री नहीं होता, एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, कोई डिफॉल्ट की वजह से कोई मुकदमा डिसमिस कर दिया गया डिफॉल्ट की वजह से, तो वो भी डिक्री नहीं होता। अब इसमें से ये इतने सारे सवाल बना के पूछेगा। सबसे पहले आपसे लॉ गेट में पूछे, आपको गलत स्टेटमेंट बना कर देगा, कहेगा डिक्री इज द एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन, गलत, फॉर्मल ठीक होगा। डिक्री इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन, तो फॉर्मल का लफ्ज नहीं भूल जाना। दूसरा लफ्ज एडजुडिकेशन है, तो फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन, तो ये याद रखना। दूसरा, कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट, इसको कोर्ट एक्सप्रेस करती है, कोर्ट के अलावा कोई और इसको एक्सप्रेस नहीं करता। कोर्ट के अलावा किसी और, पंचायत ने कोई कर दिया हो, कोई ट्रिब्यूनल ने कोई कर दिया हो, फॉर एग्जांपल कोई आर्बिट्रेटर ने कोई इस तरह का मसला कर दिया, तो वो जब तक कोर्ट उसको नहीं वो डिटरमिन करेगी, तो वो कोर्ट, बस ये समझे कोर्ट इसको डिटरमिन करती है। अगला सबसे कीमती लफ्ज कंक्लूसिवली डिटरमिन, ये मुकम्मल तौर के ऊपर डिटरमिन करती है, एज ए यूं देरा कंक्लूसिवली डिटरमिन द राइट ऑफ द पार्टी, पार्टियों को राइट को। तो देखो पहली चीज जहन में क्या रखनी है, डिक्री फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, दूसरा एडजुडिकेशन में होता है, तीसरा कोर्ट इसको कर सकती है, चौथा ये कंक्लूसिवली डिटरमिन करती किस चीज को, राइट ऑफ द पार्टी को। फिर आगे क्या, ऑल, या तो तमाम राइट को, या एनी ऑफ, ये उसमें से कुछ, मैटर इन कंट्रोवर्सी, जो मैटर कंट्रोवर्सी में था। फिर आपसे लागत ने पूछा कि डिक्री हमेशा फाइनल होती है, आप कहेंगे डिक्री प्रीलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है, और ऐसी भी हो सकती है कि उसका कुछ हिस्सा प्रीलिमिनरी हो, पार्शली प्रीलिमिनरी हो और पार्शली फाइनल हो, ये भी हो सकती है। यहां तक तो हो गया। किसी मुकदमे के अंदर जो फैसला अदालत करती है वो डिक्री होता है। ये आ गया ना आपको समझ। अब एक तीन बातें खतरनाक इसके अंदर और आ रही हैं, वो खतरनाक हैं। आपसे पूछेगा रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज डीम्ड डिक्री, क्या जो प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है उसको भी हम डिक्री कहते हैं? आप कहेंगे हाँ, डिक्री जो कोर्ट के अंदर होती है ना, जो कोर्ट को मुकदमा का फैसला करती है, वो तो डिक्री होता ही होता है। इसके अलावा तीन बातें और भी डिक्री होती हैं, वो कौन सी हैं? पहली क्या कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज डीम्ड डिक्री, जो प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है ना वो भी डिक्री मानी जाती है। नंबर दो, सेक्शन 144 के तहत, सेक्शन 144 के तहत कोर्ट कोई भी क्वेश्चन डिटरमिन करती है, ये भी डिक्री माना जाता है। तो पहला, कोर्ट की असल डिक्री तो डिक्री है ही, मगर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट भी डिक्री है, और 144 के तहत कोर्ट कोई भी क्वेश्चन डिटरमिन करती है, वो भी डिक्री माना जाता है। तीसरी एक और चीज भी डिक्री मानी जाती है, वो क्या कि ऑर्डर 21 का रूल 60, 98, 99, 101 और 103, ऑर्डर 21 के रूल 60, 98, 99, 101 और 103, ये भी डिक्री माना जाता है। तो आगे अब आपको समझ कि डिक्री कौन सी, असल डिक्री, दूसरी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट भी डिक्री, नंबर 3 144 के तहत कोई कोर्ट को क्वेश्चन डिटरमिन करती है वो भी डिक्री, और 7 ऑर्डर 21 का जो रूल 60, 98, 99, 101 और 103, ये भी डिक्री। मगर एक और खतरनाक बात, ये दो चीजें डिक्री नहीं होंगी। वो तीन चीजें तो डिक्री थी, एक असल डिक्री थी और तीन आगे और डिक्रियां थी, वो 4 तो डिक्रियां थी, मगर ये वाली जो दो हैं ये डिक्रियां नहीं होंगी। क्या? एन एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील, किसी एडजुडिकेशन में से अपील बतौर अपील निकले फ्रॉम एन ऑर्डर, ऑर्डर का लफ्ज नहीं भूलना, ऑर्डर से। किसी एडजुडिकेशन में अपील एक अपील के तौर पर निकले मगर किसके अंदर से, एक ऑर्डर से, तो वो डिक्री नहीं होता। प्लस एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, कोई डिफॉल्ट की वजह से कोई मुकदमा डिसमिस कर दिया गया, उसका जो ऑर्डर होता वो भी डिक्री नहीं होता। अब डिक्री में ये बातें देख ले, डिक्री क्या होती है? जो एक अदालत जो डिक्री मुकदमे की जारी करती है वो तो डिक्री है ही है। इसके अलावा 3 चीजें डिक्रियां हैं और 2 चीजें डिक्रियां नहीं है। वो 3 चीजें क्या डिक्रियां हैं? पहला, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डिक्री होता है। 144 के तहत कोई भी ऑर्डर, कोई क्वेश्चन डिटरमिन करती है अदालत, वो भी डिक्री होता है। और ऑर्डर 21 का रूल 60, 98, 99, 101 और 103, ये भी डिक्री होता है। और कौन सी डिक्री नहीं होती? एक
एन एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, ये डिक्री नहीं होता। दूसरा, एन ऑर्डर फॉर डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, डिफॉल्ट की वजह से कोई डिसमिसल है, ये भी डिक्री नहीं होता। अब इसमें एक बड़ा गहरा नुक्ता है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डिक्री है, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट डिक्री नहीं है। तो डिसमिस जो होता है वो डिक्री नहीं होता, रिजेक्शन डिक्री होता है। ठीक है, ये लफ्ज याद रखना, रिजेक्शन डिक्री होता है, डिसमिसल डिक्री नहीं होता। यहां तक आ गया समझ। अब हम आगे पढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। एंड ए डिक्री इज प्रीलिमिनरी, एक डिक्री इब्तदाई भी हो सकती है। व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग हैज टू बी टेकन, कि जब बाकी मुकदमा पड़ा हुआ हो बिफोर द सूट, किसी सूट में, कैन बी कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ, जिसको मुकम्मल तौर पर हम उसका फैसला कर सकते हो। देखो एक मैं और चीज आपको बताऊं, मैं जो आपको समझाऊंगा ना, मैं सिंपल वर्डिंग में समझाऊंगा। कभी आप कहें हमारे किसी और टीचर ने तो ये वाली लाइन किसी और तरीके से बताई थी, हाँ भाई उनका बताने का तरीका और था, मेरा बताने का तरीका और होगा। मेरा मकसद ये होगा कि मैं जो आपको बताऊं आपके जहन में फौरी वो वाली बात बताऊं, उस तरीके का वाली लफ्ज बोल लूं, ऐसे लफ्ज बयान करूं जिससे आपको फौरी आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, तो ए डिक्री इज प्रीलिमिनरी, एक डिक्री इब्तदाई भी होती है। व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग हैव टू बी टेकन, कि जब बाकी मुकदमा पड़ा हुआ हो बिफोर द सूट, किसी सूट में, कैन बी कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ, जिसको हम मुकम्मल हल कर सकते हो। इट इज फाइनल, ये फाइनल भी होती है। व्हेन सच एडजुडिकेशन कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ, जब बाकी जब पूरा मुकदमा खत्म हो चुका हो, ऑफ द सूट किसी मुकदमे में, यानी पूरी की पूरी जो कार्रवाई है खत्म हो जाए, एडजुडिकेशन खत्म हो जाए, कार्रवाई खत्म हो जाए किसी मुकदमे की, तो ये फाइनल होगी। इट मे बी पार्शली प्रीलिमिनरी एंड पार्शली फाइनल, ये इसका कुछ हिस्सा इब्तदाई भी हो सकता है, कुछ हिस्सा फाइनल भी। तो डिक्री के अंदर आपसे क्या पूछ सकता है कि क्या डिक्री जो होती है वो हमेशा फाइनल होती है? आप कहेंगे नहीं, डिक्री फाइनल भी होती है और प्रीलिमिनरी भी होती है। आपसे कहें कोई ऐसी डिक्री होती है जिसका एक हिस्सा पार्शली प्रीलिमिनरी हो और पार्शली फाइनल हो, आप कहेंगे ऐसी भी डिक्री होती है। तो आगे यहां तक। अब हम आगे सेक्शन 2 का सब सेक्शन 3 पढ़ते हैं। 2-3 याद रखना, डिग्री होल्डर्स का पूछेगा कौन से सेक्शन में, आप कहेंगे 2-3 में डिग्री होल्डर है। तो डिग्री होल्डर मीन एनी पर्सन, डिग्री होल्डर का मतलब है हर वो शख्स, इन हुज फेवर, जिसके हक में डिग्री हैज बीन पास्ड, डिग्री जारी कर दी गई हो, आर एन ऑर्डर, या कोई ऐसा ऑर्डर जारी किया गया हो, कैपेबल, जो इस काबिल हो, ऑफ एग्जीक्यूशन, हैज बीन मेड, के जो लागू किया जा सकता हो। तो डिग्री होल्डर को सिर्फ उसी को नहीं कहते। लॉ गेट में आपसे पूछेगा कि जिसके हक में डिग्री जारी हुई सिर्फ वही डिग्री होल्डर है, आप कहेंगे हाँ वो तो डिग्री होल्डर है ही है जिसके हक में डिग्री जारी की गई हो, मगर वो भी डिग्री होल्डर है कि जिसके हक में एक ऐसा ऑर्डर जारी किया गया हो जो एग्जीक्यूटेबल हो। ठीक है, डिग्री होल्डर किसको कहते हैं? जिसके हक में डिग्री जारी की गई हो या ऐसा ऑर्डर जारी किया गया हो जो एग्जीक्यूटेबल हो, वो डिग्री होल्डर कहलाता है। अब आपको यहां पे लॉ गेट में एक चीज उलझा कर पूछेगा कि उस शख्स को भी डिग्री होल्डर कहेंगे जिसके हक में एक ऑर्डर जारी हुआ, तो आपसे उलझा के पूछेगा कि उसको भी डिग्री होल्डर कहेंगे जिसके हक में एक ऐसा ऑर्डर जारी हुआ है जो नॉन एग्जीक्यूटेबल है। नॉन एग्जीक्यूट का लफ्ज इस्तेमाल करेगा। आप कहेंगे नहीं, सिर्फ वो वाला ऑर्डर जो एग्जीक्यूटेबल होता है वो डिग्री होल्डर कहलाता है। ठीक है, वो ऑर्डर जो एग्जीक्यूटेबल हो वो अगर किसी के हक में दिया हो तो वो डिग्री होल्डर, अगर नॉन एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर जारी किया हो वो डिग्री होल्डर नहीं होता। अब हम पढ़ रहे हैं इसका 2-4 डिस्ट्रिक्ट मीन। डिस्ट्रिक्ट मीन द लोकल लिमिट। डिस्ट्रिक्ट का मतलब है लोकल लिमिट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट, एक प्रिंसिपल सिविल कोर्ट की, ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। मैं समझाता हूं, पहले इसको पढ़ लें। हियर इन आफ्टर कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अब इसको बाद में क्या कहा जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाएगा। एंड इंक्लूड द लोकल लिमिट ऑफ, और इसके अंदर यह भी शामिल है कि लोकल लिमिट किसकी? ऑफ द ऑर्डिनरी आम ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की सिविल जुरिस्डिक्शन। अब इसको देखें, किसी भी कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो होती है वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाती है, और हाई कोर्ट की एपेलेट जुरिस्डिक्शन नहीं, हाई कोर्ट की
अपनी ओरिजिनल और सिविल जुरिस्डिक्शन भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाती है। अब देखो, आपसे पूछेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसको कहते हैं, आप कहेंगे सिविल कोर्ट की प्रिंसिपल ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन, सिविल कोर्ट की प्रिंसिपल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाती है। अब आपसे पूछेगा क्या हाई कोर्ट भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आती है, आप कहेंगे हाँ। कब आती है कि हाई कोर्ट की भी ऑर्डिनरी प्रिंसिपल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपालेट जुरिस्डिक्शन नहीं, एपालेट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं आती। ठीक है, तो ये चीज इसमें थी। तो क्या प्रिंसिपल सिविल कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आती है, और दूसरा क्या है कि इट इंक्लूड द लोकल लिमिट, इसमें लोकल लिमिट आएगी किसकी, ऑफ द ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, कि हाई कोर्ट की लोकल लिमिट होगी ऑर्डिनरी और ओरिजिनल और सिविल, ये भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आती है। अब हम पढ़ रहे हैं 2.5 फॉरेन कोर्ट। जो फॉरेनर कोर्ट होती है वो क्या कहलाती है, मीन ए कोर्ट, ऐसी गैर मुल्की कोर्ट ऐसी कोर्ट कहलाएगी, फॉरेनर कोर्ट कौन कहलाएगी, गैर मुल्की कोर्ट ऐसी कोर्ट कहलाएगी, सिचुएटेड जो कायम की गई, बियॉन्ड बहुत दूर, द लिमिट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की लिमिट से जो बहुत दूर, यानी पाकिस्तान के मुल्क से जो बाहर के मुल्कों में कोर्ट है वो फॉरेनर कोर्ट कहलाती हैं, विच हैज नो अथॉरिटी, जिनकी कोई अथॉरिटी नहीं होती इन पाकिस्तान में, एंड इज नॉट एस्टेब्लिश्ड, और वो कायम नहीं की गई, आर कॉन्टिन्यूड, वो जब फिर अपना प्रोसीजर जारी नहीं रखी हुई है, बाय द फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के तहत। अब आपसे लॉ एक्ट में पूछेगा 2.5 के तहत फॉरेनर कोर्ट किसको कहते हैं, फॉरेन कोर्ट किसको कहते हैं, फॉरेन कोर्ट कहते हैं ऐसी कोर्ट जो पाकिस्तान में मौजूद ना हो, पहली कोर्ट जो पाकिस्तान में मौजूद ना हो, या ऐसी कोर्ट जो पाकिस्तान के बाहर मौजूद है मगर पाकिस्तान की फेडरल, लफ्ज़ है फेडरल, प्रोविंशियल आएगा तो गलत हो जाएगा, पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट ने उसको डिटरमिन ना किया हो तो वो भी फॉरेनर कोर्ट होगी। अब आपको एक बड़ी कीमती बात बता रहा हूं, आपसे लॉ एक्ट में पूछेगा एक ऐसी कोर्ट है जो पाकिस्तान के बाहर काम कर रही है मगर पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट ने उसको डिटरमिन किया, पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के ताबे होकर काम कर रही है, तो आप कहेंगे हाँ वो जो कोर्ट है वो कोर्ट हमारे पास क्या कहलाएगी, वो कोर्ट फॉरेन कोर्ट नहीं होगी। तो ऐसी कोर्ट जो पाकिस्तान से बाहर काम करे मगर उसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट डिटरमिन करती हो, उसके अंडर काम करती हो, तो वो फॉरेनर कोर्ट नहीं होगी। ठीक है जी, यानी पाकिस्तान के बाहर कोई कोर्ट काम कर रही है मगर पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के तहत काम कर रही है, तो वो बेशक पाकिस्तान के बाहर काम कर रही है तो वो गैर मुल्की कोर्ट नहीं है, वो पाकिस्तानी कोर्ट कहलाएगी। अब 2.6 में पढ़ने फॉरेनर जजमेंट। फॉरेनर जजमेंट किसको कहेंगे, द जजमेंट ऑफ फॉरेन कोर्ट, जजमेंट है फॉरेन कोर्ट की, उसको जो गैर मुल्की कोर्ट कोई अपना जजमेंट देगी उसको फॉरेन जजमेंट कहते हैं। अब है गवर्नमेंट प्लेडर, सरकारी वकील किसको कहते हैं, गवर्नमेंट वकील किसको कहते हैं, इनक्लूड एनी ऑफिसर, इसमें शामिल है कोई भी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, जिसको सूबाई गवर्नमेंट ने, टू परफॉर्म ऑल, अपॉइंटेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जिसको ऐसा वकील जिसको सूबाई गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हो, टू परफॉर्म के वो अदा करे ऑल या तो तमाम या एनी ऑफ द फंक्शन या कोई भी फंक्शन एक्सप्रेसली जो वाजिया तौर पर इम्पोज्ड लागू कर दिया गया हो बाय द कोड, इस कोड ने, इस किताब ने, कोड का लफ्ज जब भी आएगा तो मतलब होती किताब, ऑन द गवर्नमेंट प्लेडर पर, एंड आल्सो बाय एनी प्लेडर, और उसमें वो प्लेडर भी, वो वकील भी शामिल है, एक्टिंग जो काम कर रहा है अंडर द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट प्लेडर के जेर हुक्म। ठीक है जी, तो गवर्नमेंट प्लेडर किसको कहेंगे, पहला लफ्ज याद रखना है कि इसको सूबाई हुकूमत, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है, फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करती। दूसरा, ये या तो तमाम के तमाम फंक्शन अदा कर रहा होता है या उसमें से जो कुछ उसको वाजिया बता दिए होते हैं वो कर रहा होता है। और सबसे खतरनाक बात आपसे लॉ एक्ट में पूछेगा कि अगर कोई ऐसा शख्स जो एक गवर्नमेंट प्लेडर की हिदायत के तहत काम कर रहा हो, वो खुद तो गवर्नमेंट प्लेडर नहीं है, मैं गवर्नमेंट प्लेडर नहीं हूं, मगर कोई दूसरा गवर्नमेंट प्लेडर, दूसरा सरकारी वकील मुझे ये कहे तुम मेरे हिदायत के तहत ये काम करो, तुम मेरी जगह पे ये मुकदमा करो, तो मैं भी फिर गवर्नमेंट प्लेडर ही मानना जाऊंगा। बेशक मैं गवर्नमेंट प्लेडर नहीं हूं मगर उसके हिदायत के तहत काम कर रहा हूं तो मैं भी गवर्नमेंट प्लेडर मानना जाऊंगा। ये बड़ी अहम बात है। अब हम पढ़ते हैं
2(8) जज। जज किसको कहते हैं? जज मीन दी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए सिविल कोर्ट। लफ्ज सिविल याद रखना है, अगर सीपीसी का सवाल आ रहा तो सिविल कोर्ट। तो जज किसको कहेंगे? जज मीन दी प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो सबसे बड़ा ऑफिसर है ऑफ ए सिविल कोर्ट, किसी सिविल कोर्ट का। अब दोनों पढ़ रहे हैं जजमेंट, बड़ा अहम बड़ा अहम बड़ा अहम। जजमेंट मीन स्टेटमेंट। जजमेंट का मतलब एक ऐसा बयान गिवन बाय द जज, जो जज ने दिया हो, ऑफ द ग्राउंड, कौन से ग्राउंड पर? ऑफ ए डिक्री और ऑर्डर। ये लफ्ज नहीं भूलना। तो जजमेंट किसको कहते हैं? ऐसा ऑर्डर जो एक जज दे, ऑर्डर जो जज दे, किसकी बुनियाद के ऊपर? या तो डिक्री, उसका ग्राउंड क्या हो, या तो डिक्री, या फिर उसका ग्राउंड क्या हो? ऑर्डर। तो ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा बयान जो कोई जज दे, बयान स्टेटमेंट जो जज दे, किस ग्राउंड क्या हो, या तो डिक्री हो या ऑर्डर हो, तो वो जजमेंट कहलाती है। अगर ग्राउंड डिक्री नहीं, ऑर्डर नहीं, वो जजमेंट नहीं। अगर जज ने नहीं दिया, वो जजमेंट नहीं। मैं अपना बयान दे दूं तो मेरा बयान जजमेंट तो नहीं कहलाएगा। और सबसे बड़ी ओपन कोर्ट में दिया जाता है, और ये रिटन शेप में होगा। सबसे बड़ी बात, ये रिटन शेप में होगा। अगर आपसे पूछते कि जजमेंट रिटन शेप के अलावा होती है, आप कहेंगे नहीं, रिटन शेप में होगा। अब हम देख रहे हैं 2(10) जजमेंट डेटर। डिक्री होल्डर कौन सा था? जिसके हक में डिक्री जारी गई हो, या ऐसा ऑर्डर जो एग्जीक्यूटेबल हो, वो पास हुआ उसके हक में, तो वो डिक्री होल्डर। इसका उल्ट कर लो, ऐसा शख्स जिसके खिलाफ डिक्री जारी की गई हो, या ऐसा शख्स जिसके खिलाफ ऐसा ऑर्डर जारी किया गया हो जो एग्जीक्यूटेबल हो, वो जजमेंट डेटर कहलाएगा। जिसके हक में जारी होगा डिक्री या ऑर्डर एग्जीक्यूटेबल जारी होगा जिसके हक में, वो डिक्री होल्डर। जिसके खिलाफ हो जाएगा वो जजमेंट डेटर। बस ये बात है। जजमेंट डेटर मीन 2(10) पढ़ रहे हैं। जजमेंट डेटर मीन एनी पर्सन, ऐसा शख्स, अगेंस्ट हुम, जिसके खिलाफ ए डिक्री हैज बीन पास्ड, एक डिक्री पास हुई हो, और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन, या ऐसा ऑर्डर के जो लागू हो सकता हो, एग्जीक्यूट हो सकता हो, हैज बीन मेड, दिया गया, उसके खिलाफ दिया गया, वो जजमेंट डेटर। 2(11) लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी कानूनी नुमाइंदा, किसी का कानूनी वारिस। एक शख्स फोत हो जाता है, उसका कानूनी जो वारिस होगा वो क्या कहलाएगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर एक शख्स फोत हो गया, उसके बाद कोई भी जो उसकी जायदाद का वारिस बनेगा कानूनी, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है। तो 2(11) लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन, इसका मतलब है एनी पर्सन, कोई शख्स, हु इन लॉ, जो कानून में, रिप्रेजेंट्स, नुमाइंदगी करता है, द स्टेट, जायदाद की, ऑफ ए डिसीज्ड पर्सन, मुर्दा शख्स की, मरे हुए शख्स की, एंड इंक्लूड, और इसमें ये भी शामिल हैं, एनी पर्सन, कोई भी शख्स, हु इंटरमिडल, जो कोई ना कोई दरमियान में कोई राब्ता रखता हो, कोई ना कोई मफाद रखता हो, कोई ना कोई उसका रोल हो, विद द स्टेट, उसकी जायदाद से, ऑफ द डिसीज्ड, मरे हुए शख्स की, एंड वेयर ए पार्टी सू, और जहां पर कोई किसी पार्टी कोई मुकदमा करती है, और इस सूट, उस पर मुकदमा होता है, इन द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, एक नुमाइंदा के तौर पर, द पर्सन ऑन होम द स्टेट, या वो शख्स भी रिप्रेजेंटेटिव है जो जिसके ऊपर, ऑन होम, जिसके ऊपर द स्टेट डिवॉल्व्स, जायदाद की जिम्मेदारी पड़ गई हो, ऑन द डेथ ऑफ द पार्टी, किसी पार्टी की, सो सूइंग और सूट, जो मुकदमा कर रही थी या जो जिस पर मुकदमा हुआ था। अब तो गौर से देखें, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? वो शख्स कि जो मर जाता है, उसके बाद जो उसका कानूनी वारिस बनता है, वो तो है ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब आपसे लॉ गेट में बड़ी खतरनाक बात पूछेगा कि क्या वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है जो उसकी जायदाद में इंटरमिडल है? आप कहेंगे हाँ, वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव। फिर आपसे पूछेगा क्या वो भी इंटरमिडल, वो भी क्या नाम है उसका, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है कि जो उसके मुकदमे के अंदर, मुकदमे के अंदर, बेशक के मुकदमा उस पर किया गया हो या उसने खुद मुकदमा किया हो। देखो, एक शख्स ने मुकदमा किया या उस पर मुकदमा हुआ, मगर वो मरे हुए शख्स की नुमाइंदगी कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव है मरे हुए शख्स का, यानी रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में काम कर रहा है, तो क्या वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव? कहेंगे हाँ, वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। एक और खतरनाक बात आपसे पूछेगा, एक शख्स मर जाता है, उसका कोई और कानूनी वारिस नहीं होता, मगर किसी शख्स पे मरने की वजह से किसी दूसरे पे उसकी जायदाद की, स्टेट की डिवॉल्व्स, जिम्मेदारी पड़ जाती है, उस पर डिवॉल्व्स हो जाती है, तो क्या वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव? आप कहेंगे हाँ। तो देखो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है? मरने के बाद जो उसके कानूनी वारिस हो गए वो तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है।
इसके अलावा लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है? ये भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है जो इंटरमीडिएट रखता हो, या जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में आता हो, या जिसके ऊपर मरने के बाद जायदाद डिवॉल्व कर जाती हो, ये भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। अब है 12 मेंस प्रॉफिट ऑफ, यानी नाजायज आपका मफाद। मेंस प्रॉफिट क्या है? ऑफ प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी का नाजायज मफाद किसको कहेंगे? मींस इसका मकसद है दोज प्रॉफिट, ऐसे मुनाफे विच द पर्सन, जो कोई शख्स इन रॉन्गफुल पोजेशन, जो रॉन्गफुल कब्जे के तहत, ऑफ सच प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी से एक्चुअली रिसीव्ड, या तो दर हकीकत वसूल कर रहा हो, आर माइट विद ऑर्डिनरी डेलीगेंट्स हैव रिसीव्ड, या किसी तरीके से वसूल कर सकता था, या तो वसूल कर रहा है, और अगर वसूल नहीं कर रहा तो वसूल कर सकता था, देयर फ्रॉम, उससे, टुगेदर विद इंटरेस्ट, और वो उसके अंदर इंटरेस्ट रखता है, ऑन सच प्रॉफिट, ऐसे प्रॉफिट में, बट शेल, तो कौन सा शख्स? जिसके पास इलीगल पोजेशन हो। मेरे पास, मैं किराएदार हूं, मैंने एक बंदे के मकान में किराएदार के तौर के ऊपर रह रहा हूं, मगर मैं उस पर कब्जा कर लेता हूं, इलीगल पोजेशन कर लेता हूं। अब उस कब्जे के दौरान मैं ये मकान अपने रिश्तेदारों को किराए पे बिठा देता हूं, तो मैं क्या इसका एक्चुअली मुनाफा हासिल कर रहा हूं? या ना तो मैं उसमें खुद रहता, ना किसी किराएदार को बिठाता, ताला अपना लगा के अपने बंदे बार बिठाता हूं कि कोई यहां पे ना हो, तो देखो ना मैंने खुद उसका मुनाफा लिया, बल्कि दूसरे को भी न लेने दिया, असल मालिक को भी महरूम कर दिया, तो वो भी मेंस प्रॉफिट है। तो देखो मेंस प्रॉफिट किसको कहेंगे? जिसका गैर कानूनी पोजेशन हो, इलीगल पोजेशन हो, और वो एक्चुअली उससे प्रॉफिट हासिल कर रहा हो, या माइट बी टेकन, या उससे प्रॉफिट हासिल कर सकता था, तो वो क्या होगा? मेंस प्रॉफिट होगा। मगर ये मेंस प्रॉफिट नहीं होगा जब आप पढ़ रहे हैं। बट शेल नॉट इंक्लूड, लेकिन ये चीज मेन प्रॉफिट नहीं है। इंक्लूड प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट ने ड्यू टू द इंप्रूवमेंट, कि जो उसने इंप्रूवमेंट की थी, मेड बाय द पर्सन, एक शख्स ने की थी, इन रॉन्गफुल पोजेशन, अपने नाजायज कब्जे के दौरान। मैं नाजायज कब्जे के दौरान, मैंने मकान का मालिक मैं नहीं, मगर मैंने कब्जा कर लिया बतौर किराएदार, और उसके दौरान मैं इस मकान की खिड़कियां चेंज करवाता हूं, फर्श डलवाता हूं, छतें डलवाता हूं। अब ये जो है, जो मैंने अपना खर्चा किया इस मकान पे, ये मेंस प्रॉफिट में नहीं है। तो बड़ा अहम लॉ गेट में पूछेगा कि क्या एक मेंस इलीगल पोजेशन के दौरान एक शख्स इंप्रूवमेंट जो करता है ड्यूरिंग द illegal possession, whenever any person is taking or providing the improvement in that property, is it include into the men's profit? तो क्या ये men's profit में आती है? आप कहेंगे नो। When any person during the illegal possession improve any property, it cannot be included into the men's profit, ये men's profit में नहीं आ सकती। अब आपसे 2-13 पूछेगा मूवेबल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? हरकत करने वाली जायदाद क्या? आप कहेंगे इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स, जो फसलें होती हैं, उगती फसलें, ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी होती हैं। तो जो जायदाद जो हरकत ना कर सकते, प्लाट, जमीन, मकान, जायदादें, ये इमूवेबल, गैर हरकत करने वाली, और मूवेबल, जिसको हम उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, तो उसमें फसलें भी आती हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। 2-14 बड़ा अहम, बड़ा अहम, बड़ा अहम, इंतहाई अहम है। 2-14 ऑर्डर। ऑर्डर मीन द फॉर्मल एक्सप्रेशन। देखो डिग्री भी फॉर्मल एक्सप्रेशन था, ऑर्डर भी फॉर्मल एक्सप्रेशन है, बाज़ाब्ता इजहार है। ऑफ एनी डिसीजन, किसी फैसले का, ऑफ सिविल कोर्ट, देखो उसमें भी सिविल कोर्ट, यहां भी सिविल कोर्ट, विच इज नॉट ए डिग्री, जो डिग्री ना हो, बस ये लफ्ज ना भूल लेना, ये लफ्ज नहीं भूलना, विच इज नॉट ए डिग्री। अगर ये लफ्ज भूल गए तो फिर वो ऑर्डर नहीं बनेगा। अगर कहते विच इज ए डिग्री, तो वो ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर की शर्त ही है कि वो डिग्री ना हो। अगर वो डिग्री है तो वो ऑर्डर नहीं है। फिर कह रहा हूं, अगर वो डिग्री है तो वो ऑर्डर नहीं। सबसे कीमती लफ्ज विच इज नॉट ए डिग्री, जो डिग्री नहीं है। तो क्या कोई भी ऐसा ऑर्डर जो कोर्ट बाज़ाब्ता तौर के ऊपर, कोई ऐसा फॉर्मल एक्सप्रेशन जो कोर्ट कोई बाज़ाब्ता इजहार करती किसी डिसीजन का, किसी फैसले का, ऑफ ए सिविल कोर्ट। कौन सी कोर्ट? सिविल कोर्ट। विच इज नॉट ए डिग्री, शर्त क्या है? वो डिग्री ना हो, तो वो ऑर्डर कहलाएगा। अब हम 2-15 पढ़ रहे हैं। प्लेडर किसको कहेंगे? वकील किसको कहते हैं? सिंपल वर्डिंग में
प्लेडर मीन एनी पर्सन, इसका मतलब है कोई भी शख्स इंटाइटल्ड, जो इतनी अथॉरिटी रखता हो, जिसको अनुमान दिया गया हो, जिसको ये अथॉरिटी दी गई हो टू अपेयर के वो पेश हो, एंड प्लीड, और आगे बढ़ाए यानी मुकदमा करे, प्लीड करे, उसकी रहनुमाई करे, फॉर अनदर, दूसरे शख्स की तरफ से, इन ए कोर्ट, किसी कोर्ट में, एंड इंक्लूड, उसमें ये भी शामिल है एन एडवोकेट, वकील, एन अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट, ये भी प्लेडर हैं। तो प्लेडर किसको कहते हैं? वो शख्स जो दूसरे की तरफ से अदालत में पेश होता है। अब मैं किसी की तरफ से अदालत में पेश होऊंगा बतौर वकील, तो मैं प्लेडर हूं। प्लेडर में कौन कौन से आपसे लॉ गार्ड पूछेगा, क्या प्लेडर के अंदर एडवोकेट शामिल है? आप कहेंगे हाँ। प्लेडर में वकील शामिल है? हाँ। प्लेडर के अंदर अटॉर्नी, हाई कोर्ट का अटॉर्नी शामिल, आप कहेंगे हाँ। अब 216 पढ़ रहे, प्रिस्क्राइब्ड, तजवीज किसको कहते हैं? प्रिस्क्राइब्ड मीन प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल, इसका मतलब क्या है? जो रूल प्रिस्क्राइब्ड करें। तो आपसे गलत कह देगा, प्रिस्क्राइब्ड मीन प्रिस्क्राइब्ड बाय ऑर्डर, गलत। तो हमने कोड में भी पढ़ा था रूल, और यहां पे भी हम रूल ही पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ रहे 217, पब्लिक ऑफिसर किसको कहेंगे? ठीक है, पब्लिक ऑफिसर कौन सा होगा? अवामी मुलाजिम कौन सा होगा? मीन्स ए पर्सन, उसका मतलब है फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, जो इसके अंदर आता हो। एवरी जज, हर जज। अब देखो मैं इसमें वजाहत नहीं करूंगा, सिर्फ नाम ही बताता हूं, कुछ जो लिखा बस वही, जहां वजाहत की जरूरत पड़ेगी तो करूंगा। एवरी जज, हर जज पब्लिक ऑफिसर है। एवरी मेंबर ऑफ सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान, सिविल सर्विस पाकिस्तान का मेंबर, ये भी पब्लिक सर्विस पब्लिक ऑफिसर है। तीसरा कौन सा? सी में क्या है? एवरी कमीशनड और गस्टेड ऑफिसर, कोई भी जो है कमीशन या गस्टेड ऑफिसर इन द मिलिट्री, जो फौज में हो, नेवल, एयर में हो, एयरफोर्स में, और पाकिस्तान में, वाइल इन द सर्विस ऑफ स्टेट, जो पाकिस्तान यानी स्टेट की खिदमत कर रहा। तो पाकिस्तान के अंदर जो कमीशन या गस्टेड ऑफिसर होते हैं, नेवल हो, एयरफोर्स, फौज हो, वो भी पब्लिक सर्विस ऑफिसर होते हैं। एवरी ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट ऑफ सिविल जस्टिस, किसी भी कोर्ट, सिविल कोर्ट का जो ऑफिसर होगा, हुज ड्यूटी, जिसकी ड्यूटी, इट इज, ये है, एज सच ऑफिसर, के उस ऑफिसर होने के नाते, टू इन्वेस्टिगेट, कि वो तफ्तीश करे, और रिपोर्ट या रिपोर्ट पेश करे, ऑन एनी मैटर, किसी भी मैटर के ऊपर, किसी मामले पर, ऑफ लॉ, या वो मैटर ऑफ लॉ हो या मैटर ऑफ फैक्ट हो। तो लॉ गार्ड पूछेगा मैटर ऑफ लॉ पे सिर्फ जो रिपोर्ट पेश करता है वो पब्लिक ऑफिसर आप कहेंगे। जो आप कहेंगे नहीं, जो मैटर ऑफ लॉ पे करता है वो तो है ही है पब्लिक ऑफिसर, मगर जो मैटर ऑफ फैक्ट पे कर रहा होता है वो भी पब्लिक ऑफिसर है। आर टू मेक, या बनाए, अथेंटिकेट, या तस्दीक करे, आर कीप, या रखे, एनी डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट को, आर टू टेक, या ले, चार्ज को, आर डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, या किसी जायदाद का फैसला करे। डिस्पोज का मतलब ये नहीं होता उसको जाया कर दे, बल्कि यहाँ पे फैसला होता है। आर टू एग्जीक्यूट एंड जुडिशियल प्रोसेस, या किसी अदालती कार्रवाई को नाफिज करे। आर टू एडमिनिस्टर एनी ओथ, या किसी से हल्फ ले। आर टू इंटरप्रेट, या तर्जुमा करे, तर्जुमानी करे। आर टू रिसीव, या आर टू प्रिजर्व ऑर्डर, या किसी ऑर्डर को महफूज कर ले। इन दी कोर्ट में, एंड एवरी पर्सन, और हर शख्स, स्पेशली अथोराइज्ड बाय कोर्ट, जिसको कोर्ट स्पेशली अथोराइज करती है, ऑफ जस्टिस के तौर पर, टू परफॉर्म एनी ऑफ सच ड्यूटी, के वो इस तरह की ड्यूटी अदा करे। सी, ये था डी। तो हर वो शख्स जो कोर्ट का ऑफिसर, देखो ऊपर जज भी पब्लिक ऑफिसर, फिर कोई सर्विस स्टेट का जो सिविल सर्विस में काम कर रहे होते हैं वो पब्लिक ऑफिसर। तीसरा, कोर्ट का कोई भी ऑफिसर जो होगा वो पब्लिक ऑफिसर। अब डी के अंदर हमने देखा, अब ई में हम देख रहे हैं, एवरी पर्सन, हर शख्स, हु होल्ड्स एनी ऑफिस, जो कोई ऐसे ऑफिस को होल्ड करता हो, बाय विर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड, कि जिस ऑफिस के जरिए से उसको ताकत दी गई हो, टू प्लेस, के वो रखे, और कीप, या प्लेस रख दे अपने पास, और कीप, या संभाल ले, एनी पर्सन, किसी शख्स को, इन कन्फाइनमेंट, यानी वो शख्स भी पब्लिक ऑफिसर है जो किसी ऐसे दफ्तर में काम करता हो जहां पे किसी बंदे को अपने पास बिठा लिया जाता हो, या उसको कन्फाइन कर लिया जाए, हिरासत में ले लिया जाता हो, तो वो शख्स भी पब्लिक ऑफिसर होता है। एफ, एवरी ऑफिसर, हर शख्स, ऑफ द गवर्नमेंट के, हुज ड्यूटी, जिसकी ड्यूटी, इट इज, ऐसी है, एज सच ऑफिसर, इस ऑफिसर होने के नाते, टू प्रिवेंट, कि वो रोकता है, ऑफेंस, जुर्मों को, टू गिव इंफॉर्मेशन, या रिपोर्टें देता है,
इतला देता हो ऑफेंसेस, जुर्मों की, टू ब्रिंग ऑफेंडर या लेकर आता है मुजरिम को, टू जस्टिस इंसाफ के कटहरे में, आर टू प्रोटेक्ट या हिफाजत करता है द पब्लिक हेल्थ लोगों की सेहत को, सेफ्टी उनकी हिफाजत को, आर कन्वीनियंस जो उनके लिए आसाइश आसानियां पैदा करता है। तो देखो आपसे लॉ टाइम पूछेगा कि जो जुर्म की इंफॉर्मेशन देता है वो पब्लिक ऑफिसर, आप कहेंगे हाँ। कोई सेहत की हिफाजत करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, हाँ ये सारे के सारे पब्लिक ऑफिसर हैं जी। तो जी में हम पढ़ रहे हैं एवरी ऑफिसर, कोई भी शख्स हुज ड्यूटी इट इज, जिसकी ड्यूटी है एज सच ऑफिसर, ऑफिसर होने के नाते, टू टेक के वो ले, रिसीव करे, कीप अपने पास रखे, और एक्सपेंड या बढ़ाए एनी प्रॉपर्टी किसी प्रॉपर्टी को, ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नमेंट के बिहाफ पर, आर मेक एनी सर्वे या कोई सर्वे करता हो, ठीक है, वहां का दौरा करता हो, असेसमेंट तुखमिया करता हो, आर कंट्रैक्ट या मुहायदे करता हो ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नमेंट के बिहाफ पर, आर टू एग्जीक्यूट या वो कोई एग्जीक्यूट नाफिज करता हो एनी रेवेन्यू प्रोसेस, कोई रेवेन्यू प्रोसेस को वो एग्जीक्यूट नाफिज करता हो, आर टू इन्वेस्टिगेट या इन्वेस्टिगेशन करता हो, तफ्तीश करता हो, आर टू रिपोर्ट वो ये रिपोर्ट करता हो ऑन एनी मैटर किसी भी मैटर को अफेक्टिंग द पिक्यूनरी इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट के माली मफाद को पे इंटरेस्ट पे आती हो, माली मफाद के तहत आती हो, ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नमेंट के, आर टू प्रिवेंट या वो प्रिवेंट रोकता हो द इन्फ्रैक्शन ऑफ एनी लॉ किसी कानून की खिलाफ वर्जी को रोकता हो, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पेक्यूनरी इंटरेस्ट ताकि गवर्नमेंट के माली मफाद को नुकसान ना पहुंचे, ऑफ द गवर्नमेंट उस गवर्नमेंट के। तो ये भी जो शख्स गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को, जी में हमने क्या पढ़ा, जो शख्स गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को महफूज रखता हो, कब्जे में रखता हो, उसकी जगह पे मुहायदे करता हो, उसकी खिलाफ वर्जी को रोकता हो, तो वो सारे के सारे वो भी पब्लिक ऑफिसर होते हैं। एच में हमने क्या पढ़ा, एवरी ऑफिसर, हर शख्स, इन द सर्विस ऑफ, इन द सर्विस जो इस खिदमत में हो, और पे जब वो लेता हो, फ्रॉम द ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नमेंट से, आर रिम्यूनरेटेड या उसको तनख्वाह उजरत दी जाती हो, बाय फी के जरिए या किसी को उजरत दी जाती हो फीस के जरिए से, और कमीशन या कमीशन के जरिए से, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी, वो कोई भी पब्लिक ड्यूटी करे। तो हमने एच में क्या पढ़ा, हर वो शख्स जो पब्लिक ड्यूटी करता हो, या तो वो फीस लेता हो या तनख्वाह लेता हो या वो कमीशन लेता हो, तो वो भी पब्लिक ऑफिसर। अब देखो 17 को दोबारा देख लें, इसमें कौन कौन से लोग पब्लिक ऑफिसर, सिर्फ नाम लूंगा। ए में हर जज पब्लिक ऑफिसर है, बी में हर सिविल सर्वेंट जो होता है वो पब्लिक ऑफिसर है, सी में हर कमीशन ऑफिसर, वो गजेटेड ऑफिसर हो या वो नेवी का आर्मी का ऑफिसर हो, वो पब्लिक ऑफिसर है। डी के अंदर कोर्ट का हर ऑफिसर, वो कुछ भी करता हो, पब्लिक ऑफिसर। ई में हर वो शख्स के जो किसी को हिरासत में रख सकता हो, पब्लिक ऑफिसर। एफ में हर वो शख्स जिसकी ड्यूटी है लोगों की हिफाजत करना, उनकी सेहत की हिफाजत करना, जुर्मों को रोकना, जुराइम की इंफॉर्मेशन देना, पब्लिक ऑफिसर। एफ में ये था। और जी में हर वो शख्स जो गवर्नमेंट की जदाद, गवर्नमेंट के माली मफादात का लेन देन करे, मुआहदे करे, वो पब्लिक ऑफिसर। और एच में हर वो शख्स पब्लिक ऑफिसर है कि जो तनख्वाह लेता हो, किसी भी मद में कमीशन लेता हो, ठीक है, तो वो क्या चीज है हमारे पास, पब्लिक ऑफिसर। 18 रूल्स मीन रूल्स, रूल का 218 पढ़ रहे हैं। रूल्स मीन रूल्स, रूल का मतलब रूल है, एंड फॉर्म और ऐसे फॉर्म कंटेन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल, जो किस शेड्यूल के अंदर, पहले शेड्यूल में, आर मेड अंडर सेक्शन, या ऐसे सेक्शन में 122 में और सेक्शन 125 में। तो रूल किसको कहेंगे, रूल का मतलब रूल है जो फर्स्ट शेड्यूल में आते हैं या 122 और 125 सेक्शन में आते हैं, तो वो रूल होते हैं। 19 पढ़ने, शेयर इन ए कारपोरेशन, एक कारपोरेशन में शेयर किसको कहेंगे, शेल बी डीम्ड, ये चीजें भी कारपोरेशन के शेयर में आती हैं, शेल बी डीम्ड ये भी आती हैं। कौन सी, टू इनक्लूड ये शामिल है, स्टॉक, जो स्टॉक होता है वो भी, डिबेंचर स्टॉक, जो डिबेंचर स्टॉक होता है वो भी, डिबेंचर और बॉन्ड्स, जो डिबेंचर या बॉन्ड होते हैं वो भी। तो स्टॉक, डिबेंचर और बॉन्ड ये भी शेयर इन कारपोरेशन में आते हैं। हम कंपनी लॉ में जाकर उसको डिटेल में पढ़ेंगे, यहां पे सिर्फ बस इतना ही समझ लें। 2:20 साइन सेव, साइन और सेव किसको होता है, आखिरी हमारी डेफिनेशन, इन द केस, किसी भी केस में, ऑफ जजमेंट, जो जजमेंट हो, और डिग्री, डिग्री में इंक्लूड स्टैंप। तो साइन और सेव किसको कहते हैं, याद रखना,
किसी भी डिग्री में या किसी भी जजमेंट के अंदर, कोई डिग्री या जजमेंट के अंदर कोई जो स्टैंप लगाई होगी वो साइन होगी, यानी साइन में स्टैंप भी आती है। सिंपल वर्डिंग में डिग्री के अंदर साइन में स्टैंप भी आते हैं। हमने यहां तक पढ़ा। तो ये हमारी डेफिनेशन क्लास थी। हमारे हक में दुआ करना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। अल्लाह हाफिज।